नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देश भर में लोगों में भारी उत्साह है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा तक बम्पर वोटिंग हो रही है। बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर है, लेकिन एक तरफ जहां बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, वहीं इस राज्य में हिंसा और झड़प की भी सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं। सबसे पहले बैरकपुर में बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह की टीएमसी समर्थकों के साथ कहासुनी के बाद हंगामा हुआ। उत्तेजित भीड़ को काबू में करने में सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए। अर्जुन सिंह का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। इसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। तो वहीं हुगली में भी बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी और एक पोलिंग एजेंट के बीच बहस हो गई। चटर्जी ने आरोप लगाया कि वो एक पोलिंग एजेंट नहीं बल्कि टीएमसी का एजेंट है। इस दौरान वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बंगाल में बवाल की खबर आरामबाग, बोनगांव, हावड़ा, उलुबेरिया और सेरामपुर से भी आई है। एक तरफ बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, तो कश्मीर से आई लंबी लंबी कतारों की तस्वीरों ने लोकतंत्र की ताकत दुनिया को दिखाई है और यह भी दिखाया है कि दहशतगर्दी के दौर को पीछे छोड़कर कश्मीर तरक्की के रास्ते पर कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, तो बंगाल क्यों चुनाव में सुलग रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी बहस ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। सामने देख, पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं। इतना सारा लोग पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस पूरा चुप है क्योंकि असीमा पात्रा संतरास का एकदम मूल माथा है। ये यहाँ एजेंट को मार के भगा दिए गए। 99 पैरामिलिट्री नहीं है। ये बहुत ही अन्याय बात है। ये खेला मत खेलो, ये खेला खेलोगे तो दिक्कत है। कहा जाता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के लिए सेंट्रल फोर्स की एक भूमिका है। कौन सा राजनीतिक उद्देश्य, किसकी राजनीतिक सिग्नल के ऊपर ये काम हो रहा है। हर बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की मौजूदगी में निष्पक्ष मतदान होता है। इसका मतलब है कि आज उनको सुबह ही इस बात का एहसास हो गया कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही। बोल रहे हैं तृणमूल के एजेंट जो हैं, तृणमूल के लोग जो हैं, इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है, डूबना तो तय है। 24 में ऐसे खेला होबे। आइए इस पर करते हैं बड़ी बहस ताल ठोक के। मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। केसी त्यागी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ यादव हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। जेडीयू से सचिव राजीव रंजन हमारे साथ हैं। मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शुभंकर भट्टाचार्य होंगे राजनीतिक विश्लेषक, और संगीत रागी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन बहुत कम समय हमें मिला है केसी त्यागी साहब का, तो शुरुआत में डिबेट की केसी त्यागी साहब से करता हूं। केसी त्यागी जी, ये जो बंगाल में हिंसा का इतिहास है, ये कोई नया इतिहास नहीं। हम देख रहे हैं देश के विभाजन के बाद से ही वहां हिंसा की खबरें आती रही हैं। यानी कि जब टीएमसी थी ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, तब भी वहां कांग्रेस और वाम मोर्चा में इसी तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी हिंसा को लेकर के। सवाल यह है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है और यह हिंसा रुक क्यों नहीं पा रही। सालों साल का इतिहास बता रहा है, वर्तमान भी यही है और भविष्य भी हिंसा ही दिखाई देती है वहां की। अनुराग जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिस हिंसा का जिक्र किया है उसकी शुरुआत 1967 से हुई जी, जब वहाँ पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अजय मुखर्जी उसके मुख्यमंत्री बने
और ज्योति बाबू जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जी। सीपीएम ने नारा दिया था, जो जमीन को ज्योति बोए वो जमीन का मालिक है। बंगाल के कई हिस्सों में मार्क्सवादी ही कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, जिसको नक्सलवाद के रूप में आप जानते हैं। और वहां पर हिंसक मुठभेड़ें हुई और वहीं से CPI-ML का जन्म हुआ और ये हिंसा बढ़ते बढ़ते मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। 1971 में जब चुनाव होते हैं, जरा नोट करना अनुराग जी, जी। ज्योति बसु बड़ा बाजार से कलकत्ता के अंदर CPM के उम्मीदवार हैं। सिद्धार्थ शंकर रे चीफ मिनिस्टर हैं जी। और 9 बजे ज्योति बसु अपना कैंडिडेचर वापस ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस सारे बूथों पर कब्जा कर चुकी है और ज्योति बसु जैसा बड़ा नेता उसको चुनाव से विड्रॉ करना पड़ा। टोटल बूथ कैप्चर कांग्रेस पार्टी ने किया और उसके बाद हिंसा भी बढ़ गई थी। सिद्धार्थ शंकर रे जब से मुख्यमंत्री बने 71 के बाद हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। फिर 77 आता है, जब मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद फ्री फेयर पोल होते हैं। और मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि कश्मीर वैली में भी पहली बार तभी फ्री फेयर पोल हुए जब जनता पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले 57, 62, 67 और 72 चारों बार 2, 2.5, 3% वोट जम्मू कश्मीर की वैली में पड़ते थे। मैं लोकतंत्र को सलाम करना चाहता हूं। आज 60% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है और 40-50% जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है जी। उसके बाद वामपंथी सत्ता में आए और उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया जी, कमजोर कर दिया। उसी बीच में जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, ये सारी चीज चली, वो छोड़ देता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ही क्षुब्ध होकर के ममता बनर्जी युवा कार्यकर्ता के रूप में एमर्ज होती हैं और कांग्रेस पार्टी का जो अवसरवादी नेतृत्व है जब शांत हो जाता है तब ममता का जन्म होता है। कन्फ्रंटेशन जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत फिर दोबारा होती है जी। 1990 आपको सब याद है। सिंगूर की घटना ने ज्योति बसु का देहांत हो जाता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, वो उतने प्रतिभाशाली नहीं है जितने ज्योति बाबू थे। और सिंगूर में जिस तरह से जमीन को लेकर के चला संग्राम था, उसके बाद सीपीएम की हार होती है। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि जिस सीपीएम ने लगभग 30 साल तक एक छत्र राज किया, आज पश्चिमी बंगाल में ना उसका कोई एमएलए है ना उसका शायद कोई एमपी है। अब उसके बाद सीपीएम का स्थान टीएमसी ले लेती है और लेफ्ट जो है लगभग मृतप्राय हो जाता है। उसी बीच में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी असर बढ़ता है तो उसकी शुरुआत वहां भी होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जी। अब वहां पर जो 2014 में मात्र 2 एमपी जीत करके आते हैं, लेकिन टीएमसी के अधिपत्य का विरोध करने के लिए, उसकी तानाशाही का विरोध करने के लिए जब लेफ्ट गायब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्पेस लेती है और पिछली मर्तबा शायद 18 सीटों पर जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करती है। इसमें सीपीआई सीपीएम का कोई भी एमपी नहीं है। अब जो चुनाव हो रहा है ये हिंसा का चुनाव है और बदलाव का चुनाव है। बिल्कुल, एक तरफ तो उसको अपने राज्य को बचा के रखना, ममता को हर तरीके से उसके लिए हर तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बीजेपी की जो एग्रेसिवनेस है पार्टी की, वो हर बूथ पे हिंसा का मुकाबला कर रही है, हर बूथ पर। और कांग्रेस पार्टी का जो वहां पर स्थायी नेतृत्व है, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी, वो भी उसी मुस्तैदी के साथ ममता के को प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध की भावना उनकी भी इतनी तेज है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से भी टकरा गए हैं। मैं अनुराग जी इसके साथ अपनी वार्ता को विराम देना चाहूंगा कि ये चुनाव बहुत हिंसात्मक होगा और इस चुनाव के बाद जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है, असल में लोकसभा का चुनाव वहां महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा में कौन जीतेगा ये लड़ाई उसकी चल रही है। और इस चुनाव में जितनी हिंसा हुई है, कभी उतनी 71 में 67 में हुई होगी। बीच में एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बताते हैं सर कि चुनावी हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। बहरहाल आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा केसी त्यागी जी आपका। और डिबेट में अब बाकी मेहमानों को भी हम जोड़ते हैं। हमारे साथ
सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, केसी त्यागी साहब, सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि किस तरीके से सीपीएम ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाया और तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई, जबकि उसके टाइम में भी हिंसा होती थी, वाम दलों के समय में भी होती थी। कांग्रेस में 71 का दौर, सिद्धार्थ शंकर रे का दौर कौन भूल सकता है, जब वो आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, हिंसा चरम पर थी और उसी हिंसा से 77 में उनकी सरकार का पतन भी हुआ था। सवाल यह है कि जिस तरीके से केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी को हीरो बता रहे थे कि भाई हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से टीएमसी की गुंडागर्दी से लड़ रही है, मुझे यह बताइए कि इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी यह बात जनता तक कन्वे क्यों नहीं कर पाई कि अगर वो सत्ता में आ जाती है तो पश्चिम बंगाल में भी कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, शांतिपूर्ण माहौल हो जाएगा। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका चैनल आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के डिबेट कर रहा है जी। क्योंकि हिंसा इतने लंबे से चलती आ रही थी और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है हिंसा का, फिर तृणमूल आ गई तो तृणमूल का भी इतिहास रहा है हिंसा का। तो हिंसा को नॉर्मलाइज करना ठीक नहीं है, पर इन लोगों की एक आदत रही कि हिंसा होती रही और राजनीतिक हत्याएं जिस प्रांत में सबसे ज्यादा हो उसको ऐसा नॉर्मलाइज करने का काम कर दिया कि चाहे फिर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद इतने लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ जाए, पर ना तृणमूल चुसकती है, ना कहीं उस पर कोई चर्चा होती है, ना कोई नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया जाता है, और उसका ब्रंट कौन झेलता है हम सब जानते हैं। हम लोगों के बीच में अपनी बात को अगर नहीं पहुंचा पा रहे होते अनुराग जी, तो पिछले लोकसभा के चुनावों में हमको ऐसा मैंडेट नहीं मिलता। अगर हम नहीं चुना पा रहे होते तो हम अपनी जमीन को और मजबूत नहीं कर रहे होते। यह बात सिर्फ एक राजनीतिक हत्या को लेकर के नहीं है, यह बात एक प्रांत की, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, वहां के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की है। जिस प्रांत के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के एक क्रिमिनल शेख शाहजहां को बचाने के लिए बयान दे सकती है, वो जहां पर एजेंसियां केंद्र की जब जाए बार बार उन पर हमला किया जाए, केंद्र की एजेंसियों को काम जहां पे ना करने दिया जाए, बड़े बड़े अधिकारियों को अरेस्ट कर ले जहां की पुलिस, वो क्या हमारे देश को, लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम करती है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता। और मैं बस 10 सेकंड लूंगा अनुराग जी, हम लोगों के बीच में गए हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हम लोगों के बीच में गए हैं उनको सच दिखाने के लिए, और वो ऐसे ही नहीं गए, खून बहाया है हमने। इस तृणमूल के गुंडों के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो डट के लड़ाई लड़ रहा है, पर कितने घरों ने अपने बेटों को खोया है, कितने घरों ने अपनी बेटियों को खोया है। ये राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि तृणमूल और ममता की ये जो ज्योति जल रही है, ये ज्योति बहुत जल्दी बुझने वाली है, बहुत जल्दी बुझने वाली है। 2021 के विधानसभा चुनावों में जो जनता का कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी से रहा सालों साल, उसके नतीजे भी सामने आए थे, पॉजिटिव नतीजे भी सामने आए थे। शुभंकर भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जब इस हिंसा के लिए बीजेपी पर उंगली उठाती हैं, तो क्या बाकी 3 उंगलियां उनकी तरफ नहीं उठती कि कानून व्यवस्था आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, अगर कोई हिंसा कर रहा है तो कैसे कर पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, क्या आपकी नाकामी इससे साबित नहीं होती? जब ममता बनर्जी कहती हैं हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो क्या वो अपनी नाकामी लोगों तक नहीं पहुंचाती ये कहकर? मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि पहली बात तो ये है कि इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे सीधे चुनाव आयोग का मुद्दा है, और इस समय ये सीधे चुनाव आयोग के पास चला जाता है। इस समय जब चुनाव का टाइम होता है उस समय ये स्टेट का अफेयर नहीं रह जाता। मैं जानता हूं इस चीज को, जब आप ये कहते हैं कि जब ममता बनर्जी, लेकिन हिंसा का इतिहास सिर्फ चुनावी नहीं है पश्चिम बंगाल में। अनुराग जी, आप एक बार देखिएगा, जब पिछला अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे तो एक बार भी आपने बीच में टोका नहीं। नहीं, मैं तो मैं हर एक स्टेटमेंट बोलूंगा उसमें आप टोकेंगे। मैं आपको सिर्फ आप देखते जाइएगा, आप बोलिए। तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, यहाँ आपके दर्शक खुद समझदार है, समझते चले जाएंगे जी। ये अब बात है कि जहां तक अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, बेचारे तृणमूल को बोलने में वो 4-5 बार लड़खड़ा गए, वो ठीक तरीके से तृणमूल बोल तक नहीं पा रहे थे, तो बंगाल की बात क्या करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि जब आपने कहा कि ममता जी जब उंगली उठाती है तो 3 उंगली, यही सवाल तो आपको बीजेपी से भी करनी चाहिए कि जब आप उंगली अपने विपक्षियों की तरफ उठाते हैं, विरोधियों की तरफ जब उठाते हैं, तो क्या 3 उंगलियां आपकी तरफ नहीं उठती? क्या तब आप लोगों को यह नहीं लगता कि आपने अन्य प्रदेशों में क्या हाल कर रखा है? ज्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा सा आगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि तुरंत आप लोग चिढ़ जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज की विषय तो उसमें आप लोग मत कहिए, आप लोग विषय नहीं है। देखिए फिर आपने टोका। नहीं, आप क्यों नहीं टोकूंगा? आप लोग कहेंगे तो क्यों नहीं लिया? तुरंत चौबेगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया। आप राजनीतिक पार्टियों पर हमला कीजिए ना, आप मीडिया पर क्यों हमला? और मौका मिल जाएगा जी। और मैं बता दे रहा हूं, बोलिए सर, आप
खत्म कर लीजिए, आप जब कहेंगे। नहीं, आप लोग कहा, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं 10 चीजें कहूंगा, आपको आपत्ति आप बाद में दर्ज करा लीजिएगा। हम लोग तो आजकल आपत्तियां ही सुनते रहते हैं चारों तरफ। खैर, मैं यहाँ पे अब मैं बात कर लूं जहां पे ये सिद्धार्थ जी अभी और इन्होंने 2 बातें कही कि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा किसने? अभी आप ही लोग पीछे से दिखा रहे हैं। बताइए, इस समय चुनाव चल रहा है, उसमें पीछे से झंडा और भगवा लहराते हुए कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? आप ही का रिपोर्ट दिखा रहा है, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, आप इसमें से खुद घिरे हुए हैं। तो यहां पे जब आप कहते हैं निष्पक्ष चुनाव, तो ये निष्पक्षता तो जवाब देने का अवसर दीजिए। कहीं पे निष्पक्षता नहीं है। शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं, शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं, तो अब तो थोड़ा सा शर्म करिए। अब तो 3 उंगलियां और भी आपकी तरफ उठाई हैं। जहां पे बात ये आई कि आपके खुद जो वहां पे मंडल अध्यक्ष हैं, वो तक इसका स्कीम बनाते हुए धरे पाए गए। उसके ऊपर वीडियोस लीक हो गई। आपके जो वहां पे जिनको आपने जबरदस्ती विक्टिम बना के भेजा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनको लालच दिखा के किस तरीके से आप लोगों ने वहां पे पूरा ये प्लॉट तैयार किया था। तो ये जो षड्यंत्र आपने विरोधियों के खिलाफ, विपक्षियों के खिलाफ जो कर रखा है, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक लाइन में जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी। मैं बिल्कुल दे देता हूं। जिनके पार्टी के कृत्य ऐसे हों पर उनको चिंता ज्यादा मेरे जवान की थी, ये तृणमूल वाले इतना तो बता दें कि जो पोस्ट पोल वायलेंस होती है, बढ़िया तृणमूल बोल रहे हैं, किसी के हाल में होता है और किसी के पास होता है, और किसी के पास होता है। अरे चुनाव होने के बाद हिंसा की घटना तो कहीं नहीं दिखती। आपके राजनीतिक कार्यकर्ता निकल के गांव-गांव में जाते हैं और ढूंढते हैं किसने भाजपा को वोट दिया, किसके घर पे झंडा लगा हुआ था, कौन भाजपा के लिए कैंपेन कर रहा था, उनको जान से मार डालते हैं। और यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन दर्ज कराई है। बात कर रहे हैं भट्टाचार्य जी, ये जो आपत्ति सिद्धार्थ के शुभंकर भट्टाचार्य जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, वोटिंग के दौरान भी वहां भगवा लहराते हुए कार्यकर्ता बीजेपी के दिख जाएंगे, जो कि भावनाओं को भड़काता है। इससे पहले रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी, उसके लिए भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि रामनवमी के जुलूस वाले दिन हाथों में तलवारें लेकर के लोग निकले थे। देखिए अनुराग जी, बस 10 सेकंड में उत्तर दूंगा। ये दोनों बातें अलग है। जो रामनवमी के लिए वो कहती हैं और मुहर्रम के लिए नहीं कहती, वो तो उनके एजेंडा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। पूरा बंगाल जानता है, पूरा देश जानता है ममता जी किस वोट बैंक पे खेलती हैं, किनको खुश करने के लिए क्या कहती हैं, वो तो अलग ही बात है। आज एक राजनीतिक स्पेस में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, इस देश के लोकतंत्र में अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का जो एक कार्यक्रम है, उसमें कैसे टीएमसी के गुंडे बाधा बनके जान तक लेने के लोगों पर मजबूर हो चुके हैं, बात उसकी है। और उस पर ये आकर के कह रहे हैं कि तलवार लहरा रहे। अरे जिस प्रांत में गवर्नर नहीं सिक्योर होते हैं, उनको जाकर के आप रोक लेते हैं। जिस प्रांत में मतलब 1000 से ऊपर महिलाएं संदेश खाली में, उनको आपने उत्पीड़न का शिकार बनाया, और यहां पर आकर के कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, 3 उंगली आपकी तरफ हो गई। अरे कौन सी उंगली हो गई? हाईकोर्ट को आकर के कहना पड़ा, और आप अपने उन व्यक्ति को, शेख शाहजहां को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बचाते रहे, और फिर टीवी पे भट्टाचार्य जी बैठ करके बात करेंगे। अरे इधर उधर की बात मत करिएगा भट्टाचार्य जी। अब संदेश खाली की बात है तो संदेश खाली की करिए। प्रज्वल रेवन्ना को किसी ने नहीं बचाया, किसी ने विधानसभा में खड़े होकर के नहीं कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ठीक है, पर आपने कहा कि शेख शाहजहां ठीक है। हमने नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा। ये यहाँ पे ये आपको एक्सपोज होने की बात है। यहीं पर आपका पता चल जाता है कि आप कितने पानी में भट्टाचार्य जी, और कहीं नहीं पता चलता। चलिए ठीक है, डिबेट केवल 2 लोगों के बीच नहीं है, बाकी मेहमानों को भी मैं जोड़ूंगा। अनुराग भदौरिया, साफ तौर पर अगर टीएमसी ये कहती है कि हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि भैया नामांकन करने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी हमें सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साफ तौर पर कहा कि वोटिंग वाले दिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव होना चाहिए। तो अगर ये हिंसा फैला रहे हैं, तो यही केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मान के चलिए, आप बीजेपी को पे कब विश्वास जनता कोई नहीं है। ये तो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, इसलिए इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए। देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार नहीं होगी, वहां ये विपक्ष में रहते हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अच्छा, विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इनका काम ही है इस तरह का काम, इस तरह की बातें करना और हिंसा भड़के उस पर राजनीति करें। ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय में सारी की सारी जो कानून व्यवस्था है या पुलिस सिस्टम है, सब चुनाव आयोग के अंडर में है। उसके बाद हिंसा क्यों हो रही है? सवाल तो इनसे पूछा जाएगा। केंद्र की एजेंसी वहां लगी है, इसके मतलब आपकी केंद्र की एजेंसी, पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। आप अपने पर शर्मिंदगी महसूस कीजिए, उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा
हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं, हम जिम्मेदारी निभाते हैं। कोई घटना होती है उसको हम लोग जाके समझा के घटना को हवा नहीं देते, इसलिए यहाँ पे देखो किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी देखिए किस तरह की घटना बीएचयू के अंदर में इनके आईटी सेल के द्वारा हो जाती है। फिर भी देखिए घटना अगर मणिपुर में इनकी सरकार है तो किस तरह की घटना हुई है। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां होती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये विपक्ष में जो लोग होते हैं, जैसे हम विपक्ष में हम जिम्मेदारी निभाते हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, जहां विपक्ष में होते हैं, ये विपक्ष का धर्म नहीं निभाते हैं। ये सिर्फ सत्ता पक्ष में रहते हैं, सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाते हैं, विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष का धर्म नहीं निभाते हैं। ये सिर्फ नफरत की राजनीति पे ही इनकी रोटी चलती है, विकास की राजनीति तो चलती नहीं है। देखो विकास की बात गिनाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार नहीं है, तो वहां पे इन्होंने तांडव मचाया हुआ है। जहां इनकी सरकार वहां कोई तांडव नहीं मचाएंगे, वहां चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, हत्याएं हो जाए, वहां कोई बात नहीं उठेगी, सब कुछ सन्नाटे में रहेगा। और जैसे ही दूसरे राज्य में, इसलिए कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में वहां हिंसा होती क्यों है, सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इन्हीं के लोगों पे नाम क्यों आते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मनवीर छिल्लर से एक सवाल लेकर फिर आता हूं मैं संगीत रागी जी के पास। मनवीर छिल्लर जी, क्या ये पॉसिबल है कि नफरत की राजनीति करके आप 10 साल देश पर भी राज करें और तमाम राज्यों में आप अपनी सरकार बनाते जाएं और वो भी क्लियर मैंडेट की सरकार बनाते जाएं? क्या नफरत की राजनीति में इतनी ताकत है? देखिए अनुराग जी, भाजपा जहां हिंसा वहां, और विशेष रूप से जहां पर बीजेपी विपक्ष में है वहां पर उसका ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, उनका एक पोलराइजेशन टूल है। इसका प्रमाण है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने से पहले यूपी के में किस तरह से हिंसाओं की कितनी घटनाएं हुई, वही हालात, उसी पैटर्न को, उसी जो मॉडल है उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल में। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम चुनाव में या किसी भी समय पर हिंसा का विरोध करते और ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से चुनाव के समय पर। और यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री के घर में ही हिंसा हो गई सर, बीजेपी ने कराई। मैं वही तो कह रहा हूं, आप कहीं भी हिंसा का नाम लेंगे उसके तार बीजेपी से जुड़ेंगे। कमाल हो गया। वहां ममता बनर्जी कह रही है हिंसा हो रही है, बीजेपी करा रही है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक महिला के साथ हिंसा हो रही है, आप कह रहे हैं वो भी बीजेपी करा रही है। घर के अंदर ड्राइंग रूम में हिंसा बीजेपी करा रही है। बिल्कुल, बीजेपी ही उसकी जिम्मेदार है। मणिपुर में हिंसा हुई, बताइए उसको कंट्रोल करने में जिम्मेदारी निभाई बीजेपी ने? नहीं निभाई। आज बंगाल में चौकी केंद्रीय बल वहां पर तैनात है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी के द्वारा नियुक्त है, और वो अगर वहां पे शांतिपूर्ण वोटिंग नहीं करा सकते तो यह स्पष्ट होता है कि आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में विफल है, और उसकी जिम्मेदार चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उनका ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, नफरत फैलाना, विभाजनकारी, दमनकारी। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर इतने क्लियर मैंडेट के साथ क्यों बन जाती है? वहां पर भी तो सारी एजेंसियां दिल्ली की हैं, सुरक्षा बल दिल्ली के हैं, और चुनाव जब होते हैं तो चुनाव आयोग का फिर आप चुनाव आयोग को तब कटघरे में खड़ा नहीं करते? दिल्ली में भी चुनाव से पहले दिल्ली में भी तो हिंसा हुई। हाँ, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बने ना अरविंद केजरीवाल, यहाँ बिल्कुल बने। आप टीएमसी भी तो वहां बन रही है ना, बंगाल में भी तो टीएमसी बन रही है ना। हिंसा हो रही है फिर भी बन रही है ना टीएमसी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है वहां पर। आप हार जीत की बात कीजिए, प्रदर्शन की बात मत कीजिए। अच्छा, प्रदर्शन तो बीजेपी का दिल्ली में पहले बहुत अच्छा था। आप बताइए ना, पहले 3 कांधिया भी नहीं बचे इनकी, एक ऑटो में बैठ के जाना पड़ा, गाड़ी के लिए 4 आदमी भी, 4 एमएलए भी नहीं इनके पास थे। देखिए, सबसे पहले आज के दिन ये देखने की जरूरत है कि सभी, अनुराग जी 2 मिनट लूंगा, आज ये चीज देखने की जरूरत है कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जहां जहां बीजेपी की विपक्ष में है या सेंटर में बीजेपी की सरकार हो, विपक्ष की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश है, चाहे वो गवर्नर के माध्यम से, चाहे एलजी के माध्यम से सरकार के कामकाज में इंटरफेयर करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। ईडी सीबीआई के द्वारा विपक्ष के
चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को फर्जी केस में अंदर डाला जाता है, ये प्रमाणित होता है। ठीक है, डिरेल हो जाएंगे अब इससे ज्यादा में डिरेल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल और हिंसा पर ही रहते हैं। संगीत रागी जी, मैं आता हूं सिद्धार्थ जी आपके पास। संगीत रागी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की हिंसा का एक पर्याय शक्ति प्रदर्शन से लगाया जाता है। मतलब वहां की हिंसा शक्ति प्रदर्शन का पर्याय बन गई है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है? देखिए, पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है, जहाँ जहाँ आपको लेफ्ट पार्टियां होंगी, हिंसा उनके राजनीतिक संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। ये तालिबान और वामपंथ दोनों का मूल चरित्र एक ही है। दोनों अपने के अतिरिक्त किसी को वहाँ पर इकट्ठा नहीं होने देते। किसी के लिए सह अस्तित्व का, सहिष्णुता का उनमें कोई लेस मात्र भी उनमें अंश नहीं होता। पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि एक सेन ब्रदर्स थे, उनको मारा, उनके खून जो निकला उसमें चावल पका करके और वामपंथियों ने उनके जिंदा माँ को खिलाया। तो ये वामपंथ का काला चेहरा है वहाँ पर। और ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं आपको नक्सलबारी मूवमेंट के बाद से आपको मिल जाएगा। उस हत्या और हिंसा की संस्कृति को, तालिबानी संस्कृति को, मैं जानबूझ करके तालिबानी भी जोड़ रहा हूँ क्योंकि इनके दोनों के बीच में लटका करके, पेड़ से लटका करके मारने की, लटका करके हिंसा करने की, गोली से उड़ा देने की, दोनों में मानसिकता है। ये राजनीतिक संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस ने अपना लिया और उसी के सहारे तृणमूल कांग्रेस जो है उनका समर्थक भी बन गई और उनके सहारे सत्ता में भी इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। नहीं तो शाहजहां ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के लिए कोई मुख्यमंत्री खड़ा हो, ये समझा नहीं जा सकता, और खासकर ममता बनर्जी जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ती हुई ताकत है और किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो वहाँ पर अपने हार को स्वीकार करे। यदि निष्पक्ष चुनाव हो आप, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि पंचायत चुनाव के बाद कम से कम 25,000 लोग भाग गए थे, जाकर के आसाम भागे, छत्तीसगढ़ भागे, झारखंड भागे, बिहार के अंदर आकर के गए थे। तो इस प्रकार की हत्या की संस्कृति आज के दिन में ना आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ना बिहार में मिलेगी, जो एक समय राजनीतिक हिंसा के लिए बड़े चर्चित प्रदेश हुआ करते थे। दूसरी बात, जरा आम आदमी पार्टी जब नैतिकता की बात करने लगता है तो एक उदाहरण आता है, डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर, जैसे कोई शैतान जो है वो वेद मंत्र का उच्चारण करता होगा। एक मुख्यमंत्री एक अपने ही महिला सांसद को अपने घर में पिटवाता है और पीटता है। चलिए पश्चिम बंगाल से दिल्ली चले गए आप। मैं राजीव रंजन जी का रुख करूंगा, लौटूंगा संगीत रागी जी आपके पास। राजीव रंजन जी, पिछले दिनों अमित शाह साहब ने कश्मीर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर अब खुशहाल हैं, सब लोग खुशहाल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब भी बवाल है। क्या यह मैसेज पश्चिम बंगाल के लिए इस बार के चुनाव में क्लियर हो पाएगा? देखिए, निसंदेह कश्मीर के हालात काफी तेजी से सुधरे हैं, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। जिस तरह से वहां हर पार्टी के नेताओं की रैलियों में, सभाओं में लोग उमड़ रहे थे और उसके बाद मतदान केंद्रों पर जितनी लंबी कतारें निकली, इससे ये साबित हो गया है कि जो दशकों का एक मुश्किल दौर था कश्मीर को जो सामना करना पड़ा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लेकर बाद के दिनों तक, उसमें एक गुणात्मक बदलाव आया है और हालात और बेहतर होंगे। निसंदेह चुने हुए नुमाइंदे कश्मीर को और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने लाने का काम करें। लेकिन इसके उलट पश्चिम बंगाल निसंदेह ये चिंता पैदा करने वाली स्थिति है, इसलिए कि जो आतंक, अराजकता और राजनीति का जो एक अद्भुत गठजोड़ वहां टीएमसी ने बनाया है, दरअसल बंगाल में जो लेफ्ट के काडर का आतंक था उससे त्राहिमाम कर रही जनता ने टीएमसी को एक मुक्तिदाता के तौर पर देखा था और इसीलिए उन्हें सत्ता मिली। लेकिन ये हालात उससे ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। लगातार
सेंट्रल एजेंसीज के साथ टकराव, आम लोगों की हत्याएं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, उनकी हत्याएं, और जिस तरह से जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस नहीं है, वहां बंगाल की पुलिस मूक दर्शक होकर जो अराजक तत्व हैं उनको अपना काम करने की अनुमति दे रही है। तो निसंदेह ये एक अवसर है बंगाल की जनता, और जो पिछले कुछ चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, निसंदेह वहां टीएमसी की वापसी संभव नहीं है। इसीलिए जो कुछ उन्होंने किया है उसको उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। जी अनुराग भदौरिया, मैं एक समीकरण आपसे जानना चाह रहा हूं यहां पर। समीकरण ये है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल तो हैं, बाहर से समर्थन देने की बात तो करती हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं बाहर से रहूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहीं भी इंडिया गठबंधन के किसी को भी दखल अंदाजी नहीं करने दी है। ये किस तरीके का समीकरण है, और आप यहां बैठ करके टीएमसी का, ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज मान के चलिए, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। मैंने क्या बोला, हमारे अलग अलग दल हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र का मुद्दा जब आता है, जब राष्ट्र की बात आती है, चूंकि ये लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान बचाने की, ये लड़ाई है हिंदुस्तान के लोगों के आवाम को खुश करने की, उनको खुशहाल बनाने की, उन मुद्दों पे जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जो गठबंधन पूरे देश में खुशहाली ला सकता है, न्याय दिला सकता है पूरे देश को, वो गठबंधन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? वहां ममता दीदी अकेले क्यों? सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आप बीच में टोक पड़ते हैं तो मेरे सेंटेंस पूरा कैसे होगा? आप बताइए। जब मैं पूरी बात कह लूं तो आप टोकते तो शायद आपको जवाब मिल जाता। मैंने कहा कि हम राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब एक हैं, यही तो है हमारा, कि हम सब, हमारा कोई मनभेद नहीं है, हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ है। देखिए टीएमसी का कैंडिडेट हमारे उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ रहा है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? टीएमसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ रही है, हमने उनको, समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट उनको दी हुई है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। ये पार्टी समाज के अंदर में, देश, लेकिन आम आदमी पार्टी को आपने कुछ नहीं दिया। सुन तो लीजिए, ये पार्टी देश के अंदर में, समाज के अंदर में नफरत की राजनीति कर रही है, और नफरत की जो राजनीति करते हैं उसको देश में, देश की सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अनुराग भदौरिया, एक सीट अगर आम आदमी पार्टी को भी दे देते तो आपको नहीं लगता कि बहुत मजबूत छवि आप प्रस्तुत कर पाते गठबंधन? देखिए, आम आदमी पार्टी भी मेरे साथ लड़ रही है, आम आदमी हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और हम मजबूती सीट क्यों नहीं दी? फिर हो सकता है फिर वो आप कह रहे हो कि सीट क्यों नहीं दी, ये सब आपको बताया जाए कौन सी सीट देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी? स्ट्रेटेजी तो नहीं बताएंगे ना। स्ट्रेटेजी बस इतना समझ लीजिए, 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है गाजे बाजे के साथ, क्योंकि जनता पूरी जोर शोर से इनके वोट के माध्यम से सत्ता से इनको हटा रही है, क्योंकि इन्होंने जनता की बात नहीं की। देखिए ना, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां हिंसा करवाने की जिम्मेदारी अगर किसी पे होगी तो आप देखोगे तार इनके भारतीय जनता पार्टी के ही निकलेंगे। इनका धंधा ही यही है, ये निगेटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ये पॉजिटिव करते नहीं है। मतलब जिनके पास 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विदाई का ऐलान कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता का कॉन्फिडेंस है। और आपका कैमरा बोल रहा होगा पीछे से, जिस तरह का आप देख रहे हो भीड़ आती है, भीड़ ये कोई सत्ता की भीड़ नहीं है, ऐसी भीड़ होती है जो बैरिकेड भी नहीं रोक पा रहे। मैंने, आप अगर बुलाते हो 50,000 आदमी आते हैं, 2-2, 3-3 लाख लोग, ये कहां से आ रहे हैं इतनी धूप में? 3 बजे की धूप में लोग, 3 बजे 4 बजे की धूप में, कोई सत्ता प्रशासन नहीं है, यूथ है जो दौड़ा आता है, उसको अधिकार चाहिए। उसने दर्द झेला है पेपर लीक का, उसने दर्द झेला है बेरोजगारी का, उसकी माँ परेशान है क्योंकि उनका बेटा आज 25-26 साल का हो गया, बेरोजगार बैठा है, क्योंकि सत्ता ने वादा किया था हम आएंगे, रोजगार देंगे, नहीं दिया ना। तो जो उनका दर्द है युवाओं का, वो आपको भीड़ के रूप में दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि इस बार दिल्ली की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ये झूठी जुमलेबाज सरकार है जिसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया धंधा सेठों के लिए किया, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। गरीब जनता की कोई बात करे तो हम कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना 1 लाख रुपए हम लोग देंगे, गरीब महिला, हर परिवार में गरीब महिला को 1 लाख रुपए हम देंगे साल के। ये हमारी हिम्मत है कहने की, आपकी हिम्मत है कहने की। आप 2,000 रुपए में, और यहाँ 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा रखा है, और आप इसका 2,000 रुपए आप किसान को देके कहते हैं एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, उनकी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। अरे हमने कहा 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए हम किसानों को देंगे जिनकी 2.5 एकड़ से कम जमीन है, 5,000 रुपए पेंशन के रूप में उनको मिलेगा, और महिलाओं को 1 लाख रुपए हम लोगों ने तय किया है कि मिलेगा उनको जब हमारी सरकार होगी। इनकी हिम्मत भी नहीं है, धन्ना सेठों के लिए तो काम करते हैं। और इतना पैसा आएगा कहां से?
कोई 16 लाख करोड़ कुछ इस तरीके का फिगर निकल करके आया है। आपकी योजना अगर पूरी होती तो इतना पैसा आएगा कहां से? बताइए 16 लाख करोड़ धन्ना सेठों का बट्टा खाते में डाल सकते हैं, उनका माफ कर सकते हैं, तो क्या वो 16 लाख करोड़ हम जनता में नहीं दे सकते? आप ही बता दीजिए। अरे आएगा कहां से? जनता में देने के लिए आएगा कहां से भदौरिया जी? अरे जहां बट्टा खाते में जिन्होंने माफ किया, हम क्यों बट्टा खाते में माफ करेंगे? हाँ। इन्होंने कर्ज माफ किया है ना, बट्टा खाते में डाला है ना 16 लाख करोड़ रुपए। क्यों डाला भाई 16 लाख करोड़ रुपए? ये जनता का पैसा था और आपने बट्टे खाते में डाल दिया। जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। जनता की कमाई का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आप बट्टा खाते में डाल देंगे, जनता का पैसा जनता के पास जाएगा, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जो ये धन्ना सेठों का कर्जा माफ कर रहे हैं, वही कर्जे से हम वो पैसे दे सकते हैं। 5 किलो अनाज मिल तो रहा है जनता को, करोड़ों लोगों को। अच्छा, रोजगार नहीं देना है? रोजगार नहीं देना है क्या? हाँ। हमें लोगों को पैरों पे खड़ा करना। हिंदुस्तान है, आत्मसम्मान से जीना जानता है। हिंदुस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। लाइन में लेके 5 किलो चावल। चलिए पश्चिम बंगाल पर लौट आते हैं। इन्होंने बना रखा है। ठीक बात है। इन्होंने कहा था हम आएंगे प्रत्येक साल। रोजगार देंगे। अनुराग जी, आप उत्तर देने के लिए आप अवसर को दीजिए। सिद्धार्थ जी, सिर्फ अनुराग भदौरिया जी, सिद्धार्थ जी इसका भी उत्तर दीजिएगा। और 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। ठीक है, कहीं सपने में ठीक है अनुराग जी, किताब पे देते हैं, कॉपी पे देते हैं, प्रैक्टिकली धरातल पे इनका जीरो होता है। ये अभी शौचालय गिनाएंगे, इनसे पूछो शौचालय में जो आपने शौचालय बनाए हैं उसमें दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है। जो आप कहोगे हमने इतने करोड़ लोगों को नल से जल दे दिया, जहां नल है क्या बोलते थोड़ी चले जाएंगे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है बंगाल में, और बम्पर वोटिंग परिवर्तन का भी संकेत मानी जाती है। फटाफट चलिए, अच्छा अनुराग जी रुक जाइए, सिद्धार्थ जी को बोलने देते हैं। सिद्धार्थ जी तो क्या बोलेंगे? अब वो जा रहे हैं, कहाँ उनको बोल के करेंगे क्या? तो जाने वाले हैं। मैं दोनों अनुराग जी से आग्रह करता हूं। वैसे तो दोनों अनुराग जी के व्यवहार में बहुत फर्क है, पर जितनी शालीनता से आपने उनको इतना समय दिया, मैं अनुराग भदौरिया जी से आग्रह करता हूं उतनी शालीनता से आप मेरी बात को भी सुनिएगा। किसी ने आपके बीच में पिछले राउंड में कुछ बातें बोली गई, अभी भी कुछ बोली गई। बोलिए बोलिए सिद्धार्थ जी, अपनी बात करिए। बात तो सुना रहे थे इतने दिन, इतने सालों तक आपने जनता की बात। देखिए अनुराग जी, ऐसे नहीं, आप उनसे बात ही मत कीजिए ना सिद्धार्थ यादव जी, आप उनसे बात ही मत कीजिए, भी बोलते रहेंगे। आप तो अपनी बात रखिए। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो शांत हो जाएंगे। भदौरिया जी, मेरा निवेदन है आपसे, तो आपको फेडर डाउन करना मैंने आपको पूरा मौका दिया। अनुराग भदौरिया जी, पूरा मौका दिया, हाथ जोड़ के देखिए। करबद्ध निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, शांत हो जाइए। बोलिए सिद्धार्थ यादव जी, आप बोलिए। आपने सिर्फ सत्ता पाने के लिए। अरे तो जवाब तो ले लीजिए। अनुराग जी, वो आप ही के सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। अच्छा, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, जवाब ले लीजिए। बोलिए सिद्धार्थ यादव जी। हमारी बात आपने जनता की नहीं सुनी। अनुराग मुस्कान जी, अगर वो आपकी विनम्र निवेदन को मान लेते तो उनका नाम अनुराग मुस्कान होता, अनुराग भदौरिया थोड़ी होता। वो मान नहीं सकते आपकी बात, इसलिए आप उनसे विनम्र निवेदन मत करिए। आपको उनका माइक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वो बात। आप बोलिए, आप अपना जवाब दीजिए सर। हाँ देखिए अनुराग जी, आपकी जिम्मेदारी है कि डिबेट हो, आपका मैसेज क्लियर आ रहा है। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। रहते हैं कहाँ परेशान आप तो मेरे। देखिए अनुराग जी, क्या स्थिति है, अभी जो पिछले राउंड में भी बात की जा रही थी तब भी इन्होंने क्या बात कहा कि मणिपुर में ऐसा हुआ, मणिपुर में भाजपा सत्ता में है इसलिए ऐसा हुआ, और उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में है इसलिए ऐसा हुआ। भाजपा जहां भी है कारण वही होगी। भाजपा बंगाल में विपक्ष में है इसलिए बंगाल में ऐसा होता है, भाजपा दिल्ली में विपक्ष में इसलिए स्वाति मालीवाल हो गई। इनने 2 प्लेट छोले भटूरे दिन में ज्यादा खा लिए थे, इनको बदहजमी हो गई, उसका भी कारण भाजपा ही है। ये तो दिन में जागते हैं, सोते हैं, कुछ भी करें, उसका कारण भाजपा ही है। ये कैसी बात हुई अनुराग जी? ये लोग जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, क्या किया था इनने उत्तर प्रदेश में, उसका बात की जाएगी क्या? आज कम्युनिस्टों ने कहां कहां केरल के अंदर क्या किया, बंगाल के अंदर क्या किया, उस पर बात नहीं करेंगे, पर आपके यहां पर आकर के कोई इधर उधर की छिछालेदार बात करने लगेंगे। जो पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ था केरल के अंदर, उसके आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री, वहां के प्राइम एक्यूज्ड है पहली एफआईआर में, आज तक वो तब से वहां में हिंसा का इतिहास रहा है। सेम बंगाल के अंदर है। कैसे पॉलिटिकल स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंक बचाया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों पर तब लोकतंत्र की बात नहीं आती। पर अभी उन्होंने क्या कहा कि हम लोग सब साथ आए हैं राष्ट्र को बचाने के लिए। जिनका नेता राहुल गांधी ये कहता हो कि ये तो राष्ट्र ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो राष्ट्र को बचाने आए हैं। ये लोग देश के बारे में क्या सोचते हैं, औरों के बारे में क्या सोचते हैं, हम जानते हैं अनुराग जी। और मैं बस 10 सेकंड लेके बात कहूंगा। देश के सामने सिर्फ 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है कश्मीर का,
जिस कश्मीर के नासूर को दूर करके, जिसकी इतनी पुरानी समस्या को दूर करके शांति व्यवस्था स्थापित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का, संविधान को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और एक मॉडल है बंगाल का, जहां ये लोग शासन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन में नहीं आ पाई, आज वहां पर कैसे पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या की जाती है। पर उन पे इनमें से कोई नहीं बोलेगा, ये चुप रहेंगे क्योंकि इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। नहीं, ये बात क्या कह रहे हैं शुभंकर भट्टाचार्य जी उंगली उठा रहे हैं बोलने के लिए, वो चुप नहीं रहेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी शांत हो जाइए। शुभंकर भट्टाचार्य जी, इतिहास गवाह है कि बंगाल की जनता ने हर उस सरकार को खारिज कर दिया, हर उस सरकार का पतन हो गया वहां पर जिसको वहां के वोटर ने हिंसा के लिए जिम्मेदार माना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो वाम दलों की सरकार रही हो। और अब ये इल्जाम ममता बनर्जी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगाती है। भले ममता बनर्जी कहती हो कि हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कश्मीर मॉडल बंगाल में प्रचारित कर रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो कश्मीर मॉडल लाएंगे। देखिए वहां पर कितना आतंकवाद था, पत्थरबाजी होती थी, अब वहां पर अमन चैन है और रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है वहां पर। क्या कहना है आपका बंगाल में कश्मीर मॉडल? देखिए कश्मीर मॉडल की इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, मैं जरा सिद्धार्थ जी से पूछना चाहता हूँ कश्मीर में कितने सीटें लड़ रहे हैं? कश्मीर में इन्होंने इस सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, हम डिबेट में पूछ चुके हैं कि आगे लड़ेंगे भी। मैं अभी केवल सहयोग कर रहे हैं, अभी आगे लड़ेंगे तब की बात मत करिए, अभी की बात करिए। आज क्यों नहीं लड़ रहे? आज क्यों नहीं लड़ रहे? कारण यही है, इनको पता है कि आज वो कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। देखिए अभी मैं बीच में ले लूंगा जवाब, सिद्धार्थ जी ले लूंगा, शुभंकर जी की बात पूरी हो जाए इसी का जवाब ले लेंगे। जी शुभंकर जी बोलिए। जनाब मेरी, अनुराग जी मेरी कभी आदत नहीं रही मैं बीच में बोलने की, आप बोलिए। हो जाऊंगा जहां कोई इधर से बोलेगा मैं खुद से चुप हो जाऊंगा। शुभंकर जी बोलिए। अब देखिए मैं बीच में, आपने देखा होगा राजीव रंजन जी जब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे तो मैं थोड़ी हंसी छूट गई। नहीं आप बात इस वजह से छूटी कि मैंने देखा कि लोगों के राय, कपड़े से पहले तो लोगों की राय बदल जाती है। यहाँ 2-2 साल में इतनी जल्दी राय बदलती है, वो भी राजीव रंजन जी की पार्टी से। मैं क्या बताऊं, 2021 की मैं याद दिला देता हूं, जब बंगाल में चुनाव चल रहा था उस समय इनके बहुत बड़े नेता ने उस मतलब जिनकी प्रधानमंत्री पद के लिए बड़े उम्मीदवार माने जा रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में अगर फेयर मतलब निष्पक्ष अगर चुनाव अगर होना है तो इसमें केंद्र का सबसे बड़ा रोल है और वहां पे केंद्र अपने एजेंसीज का प्रयोग करना बंद कर दे। ये इनके बड़े नेता का वो था। लेकिन आज खैर, आज वो हमें नसीहत देते नजर, नसीहतें बहुत जल्दी बदल जाती है। खैर अब बात करते हैं, बार बार ये कहा जा रहा है बंगाल में मैं आपको बता दूं दोपहर के 3 बजे तक 63% एवरेज पोलिंग हो चुकी थी। इस समय मैं देख रहा था, अभी लास्ट जब तक आप लोग बातचीत कर रहे थे मैंने देखा तकरीबन 78%। मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। आप उसी बंगाल की बात कर रहे हैं ना, उसी बंगाल की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जहां तक अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि बदलाव, यही आरोप आपने 2021 में लगाया था साहब, यही आरोप आपने 2019 में लगाया था। और ये जो 18 सीटों का जो आप लोग वहां पे जाके जो सीना पीटते रहते हैं, तो मैं बता दूं 18 में से 8 सीट ऐसे हैं जिनमें जो आपका जो मार्जिन था वो बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, जिसमें डावाडोल समय की कमी है। शुभंकर जी आपका मैसेज क्लियर हो गया है। जिसमें एक बार राजीव रंजन जी एक लाइन में अपनी बात रख दीजिए। चुनाव आयोग इस समय सबसे पहली बात तो ये वाकई इस बार शुभंकर जी मैं आपको एक बात जरूर कहना है। मेरी बात तो आपको बुरी लगी और आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस बदलने के कारण इनका स्टैंड बदल। आप तो जिस अलायंस में हैं, लेफ्ट ने कभी भी आपके वर्किंग स्टाइल को, आपके शासन की जो प्रणाली है उसको स्वीकार किया। कांग्रेस ने आपको स्वीकारा। अधीर रंजन चौधरी लगातार आपके खिलाफ हमलावर रहे। तो जनता दल यूनाइटेड से तो आपको इतनी परेशानी हो, लेकिन अपने साथियों के बारे में सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर आप कर रहे हैं जिसको लेकर लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा नहीं हो रहा। और इसीलिए ये नसीहत ही मान लीजिए, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, जनता को समझाइए, इसलिए कि वोट वही देगी। चलिए, जनता को टीएमसी भी समझा रही है, जनता को भारतीय जनता पार्टी भी समझा रही है। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रख चुके हैं, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए मैं सभी का आज डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। ताल ठोक के में इसी के साथ आज इतना ही।